अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर बिजेट पॉडकास्ट। मैं आज जिस पर्सनालिटी को लेकर आया हूँ उससे पहले मैं ज़रा से आपको एक अपने बचपन की तरफ ले चलूँ। अगर मैं बचपन की बात करता हूँ, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो लाजमी तौर पर कुछ नाम, कुछ पाकिस्तान के ब्रांड्स ऐसे हैं जो बचपन की तरफ लेके चले जाते हैं। मैं अभी भी अगर सोचूँ तो मुझे बचपन की वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाम है, वो जो है हाजी महफूज शीरमाल हाउस। अगर हम बचपन का सोचें, बचपन से लेके इनफैक्ट अभी तक भी, तो हम सोचते हैं कि यार कोई अच्छा घर में खाना पका हुआ है ना, तो शीरमाल और रोटी अगर लेनी है तो कराची में अगर कोई नाम दिमाग में आ रहा है कि यार कहाँ से एक क्वालिटी वाला और एक मेयारी जो है ना वो शीरमाल और रोटी हमें मिल सकेगी, और अच्छी एक फूड चेन अगर हमारे दिमाग में आती है तो वो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो होता है हाजी महफूज शीरमाल हाउस। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हाजी महफूज शीरमाल हाउस के को ओनर, और अब बल्कि एक स्कूलिंग सिस्टम, TFS स्कूलिंग सिस्टम के ओनर भी हैं, सर फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और हमेशा की तरह आज मेरे को होस्ट सर शहजादा भी मेरे साथ हैं, A लेवल्स और O लेवल्स कंप्यूटर साइंस के टीचर। कभी कभी मैं आ जाता हूँ सर आपके साथ। अच्छा सर, आपके कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, फीलिंग एक्साइटेड टू हैव पॉडकास्ट विद सर। लिटरली मैं भी बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे, ऐसा ही है। तो फाइनली वी आर हियर। सर थैंक यू सो मच, सबसे पहले तो ये कि आपने टाइम दिया। सर थैंक यू कि आपने इनवाइट किया। अरे सर जी, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान बनने से, मैंने जो सुना है वो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले का शायद ये नाम है, या ये इनफैक्ट पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद का नाम है। सर, हाजी महफूज शीरमाल हाउस आज एक ब्रांड है, किसी के सामने नाम लिया जाए वो फ़ौरन पहचान जाता है कि दरअसल क्या उसके पीछे क्या साइंस है। सर मुझे थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताएं, एक्चुअली ये कहाँ से शुरू हुआ, आज यहाँ पर कहाँ तक पहुँचा, और कैसे ये कामयाब, माशाल्लाह इतना कामयाब ब्रांड बन चुका है। देखें, जो स्टार्ट हुआ ना हाजी महफूज, वो हाजी महफूज बेसिकली तो कराची से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो दिल्ली महफूज नहारी होटल हुआ करता था, जो दिल्ली में होता था। और जो दिल्ली की बादशाही मस्जिद, आई गेस दिल्ली मस्जिद जो बड़ी मशहूर है, जामा मस्जिद दिल्ली, तो उसी के पास कहीं ये हुआ करता था। और ये मेरे ग्रैंड फादर का था, जो दिल्ली महफूज होटल था। फिर जब पार्टीशन हुआ 1947 में, ये लोग पाकिस्तान आए, तो मेरे जो दादा थे, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, ये हैदराबाद इन्होंने आके स्टे किया था। जी, तो हैदराबाद में फिर मेरे दादा ने स्टार्ट किया विद द सेम नेम, दिल्ली महफूज नहारी होटल, जो माशाल्लाह उस वक्त बड़ा मशहूर वहाँ का एक होटल था हैदराबाद का। उसके बाद 1982 में मेरे फादर जो हैं वो कराची माइग्रेट हुए और मूव कर गए, जिसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वजह थी। वो वजह ये थी कि हैदराबाद में उस वक्त एजुकेशन उस लेवल पे नहीं थी, तो मेरी एजुकेशन को लेके बड़ा परेशान थे फादर और मदर। हाँ, फादर और मदर बड़े कंसर्न हैं अबाउट माई एजुकेशन। मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए भी मुझसे ज़्यादा कंसर्न वो होते हैं, तो बड़े कंसर्न थे वो कि हैदराबाद में तो इतनी एजुकेशन है नहीं। तो उसको जहन में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम कराची जाते हैं। फिर कराची में डेफिनेटली जब आप आएंगे, एक नए शहर में आएंगे, तो आपने कुछ ना कुछ, या तो जॉब करनी है या आपने बिजनेस करना है सर्वाइव करने के लिए। तो वहाँ से हाजी महफूज की बुनियाद रखी गई और मेरे फादर ने ये स्टार्ट किया। और मेरे मामू जो थे वो मेरे फादर के साथ उन्होंने मिलके हाजी महफूज शीरमाल हाउस स्टार्ट किया। और माशाल्लाह अभी तक ये दोनों जो हैं वो ओनर्स हैं। अब इनके जो बच्चे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे कज़न्स हैं, मेरे भाई हैं, हम लोग सब मिलके इस वेंचर को देखते हैं। अच्छा सर, यहाँ आपने हमारी थोड़ी प्री पॉडकास्ट बात हो रही थी कि देयर आर सम अदर वेंचर्स अलोंग साइड महफूज शीरमाल हाउस, तो यू ऑल्सो पीपल एक्वायर इट माशाल्लाह। सो देयर आर नंबर ऑफ अदर वेरी रिनोन्ड ब्रांड्स, तो वो भी माशाल्लाह जो फूड से रेलेवेंट है, फूड बिजनेस से रेलेवेंट, वो भी माशाल्लाह आप लोग एक्वायर करते हैं। देखिए, एक्वायर इन द सेंस के डायरेक्टली तो एक्वायर नहीं करते, लेकिन जो मेरे फादर हैं उनके फर्स्ट कजन्स हैं वो एक्वायर करते हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं कराची के। क्योंकि जब हम माइग्रेट करके आए थे तो इंडिया में भी मोस्टली हमारा फूड का ही काम था। तो जब वो एक जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफ़र हुई, तो वो डेफिनेटली फूड के ही बिजनेस में जब जो है ना वो इन हुए। सर एक चीज़ ज़रा सी थोड़ी सी बताएं कि यूजुअली ना हमारी पाकिस्तानियों की थोड़ी साइकी है कि जब हम कोई बहुत बड़ा ब्रांड देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये ब्रांड, इसके पीछे लोग मिलियनियर या बिलियनियर बैठे हुए हैं, और इन्होंने जब शुरू किया होगा तो इनके पास एक अंधा और बेतहाशा पैसा होगा, इन्होंने करोड़ों रुपए झोंके और उस करोड़ों रुपए से आज ये करोड़ों रुपए ही अर्न कर रहे हैं।
सर क्या सिमिलर स्टोरी थी हाजी महफूज शीरमाल हाउस की या थोड़ी सी डिफरेंट थी? नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट स्टोरी थी। सिमिलर टू मैनी फूड चेन्स ऑफ कराची के जिन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से अपना काम स्टार्ट किया था। जब मेरे फादर आए थे, कराची आए थे, तो एक छोटी सी शॉप थी और उस शॉप में आई गेस सिर्फ 2 तंदूर हुआ करते थे, जो बेकिंग ओवन तंदूर होते हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह फादर की, मेरे मामू की जो मेहनत थी, सबसे बड़ी उनकी इंटेंशंस, शुरू से बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ, बड़ी नेक नियति के साथ वो इस काम को लेकर चलें। हमेशा कोशिश ये की है कि बेस्ट मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि इस काम में आप बड़े तरीके से जो है ना आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ आप अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्वालिटी के साथ साथ जो कस्टमर्स की हेल्थ है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्योर घी यूज़ करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, प्योर घी यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फैट ऑयल भी यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, आपके हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है। फिर प्योर चीनी यूज़ होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, विच इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव दैन द थिंग विच इज़ यूज एज एन ऑल्टरनेटिव, जो कि स्क्रीन जिसको आप कहते हैं, तो वो यूज़ की जाती है, जो कि कॉस्ट में काफ़ी कम आती है शुगर से। शुगर में कॉस्टिंग आपकी बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डैडी ने, मामू ने इस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। फिर वेट वाइज आप अगर जाएं तो वेट, अगर आप हमारी शॉप पर अब भी आकर देखें तो जो वेट हम क्लेम करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हम शीरमाल को क्लेम करते हैं कि 240 ग्राम्स का होगा, वो आपको 240 प्लस ही मिलेगा, इंशाल्लाह कम नहीं मिलेगा, वो 250 260 पे ही जा रहा होगा। तो इसी तरह से जो एक इंटेंशंस थी इनकी, उसको लेके फिर जिस तरह से मेहनत की गई, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये बिजनेस ग्रो करता गया और आज माशाल्लाह एक इट इज़ अ बिग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, करेक्ट मी इफ रॉन्ग, क्योंकि कराची को जब सर हम देखते हैं ना, जब हैदराबाद और कराची में सर एंड देयर फैमिली मूव्ड एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर बिजनेस, सो कराची की वेल्थ में, इकोनॉमी में देयर आर सम सर्टन फैमिलीज, जिसमें धीली फैमिली भी है, दे हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। तो दीज आर द पीपल एक्चुअली हु काइंड ऑफ बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ द सिटी। सर एक चीज़ ये जो अभी शदादा ने बात की ना, मुझे थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को क्लियर करें, मेरे बच्चे भी सुनना चाहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि सर एक तंदूर किसी एक्सवाइजेड एरिया में खुला हुआ है जहाँ पे ऑल दो बहुत बड़े वॉल्यूम में सेल हो रही है, वो बेच रहा है, वो एक टाइम गुजर जाने के बावजूद भी उसी जगह खड़ा हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसने 3-4 दुकानें और कर ली, सर वो एक ब्रांड क्यों नहीं बन पा रहा है? ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है? इंटेंशंस क्या हैं? नियतें क्या होनी चाहिए? क्या इंसान की सोच होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ ये कि एक ब्रांड बने, वो एक पहचान बने, बल्कि अब तो आप माशाल्लाह, मैंने सुना शायद सर एक्सपोर्ट भी माशाल्लाह बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं। सर इसके पीछे क्या इंटेंशन होती है, क्या नियत होती है? कैसे एक बंदा अपने आप को उस लेवल पर ले जा सकता है कि ना सिर्फ ये कि कोई ब्रांड बन जाए, बल्कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे बाहर इंटरनेशनली, लोग बाहर ममालिक में बैठ के महफूज शीरमाल खाना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या रीज़न है? काजी के क्वेश्चन को ही थोड़ा एक तरह से और एक और एंगल से एलैबोरेट कर देता हूँ। सर किसी को फूड बिजनेस में आना है तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो क्या होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? अगर कराची में लेट्स सपोज वो फूड का कोई भी बिजनेस या कोई एक मे बी कार्ट शुरू करने के लिए जा रहा है बच्चा, मे बी वो चाह रहा है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है फ्रेंच फ्राइज़ को लेके, उसको मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, सो व्हाट शैल ही डू? देखिए, काजी के क्वेश्चन पे अगर मैं पहले आऊँ कि एक ब्रांड हमने डेवलप किया, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो उस ब्रांड को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अभी पॉडकास्ट से पहले शहजादा से ऐसी एक ज़रा चिटचैट हो रही थी, तो उस पर भी मैं शहजादा को यही बता रहा था कि आप जब तक कोई फूड बिजनेस में स्पेशली जब तक आप कोई इनोवेशन नहीं लेकर आए ना, तो आप मार्केट में क्लिक नहीं कर सकते। इस वक्त जो मार्केट का एक कंडीशन है कराची की, अगर आप बात करें तो इस वक्त आपको हर गली एक फूड स्ट्रीट नज़र आती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कराची वालों के पास एंटरटेनमेंट फूड ही की है अब वाकई तो कोई ऐसी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं, खाना ही खाते हैं जाके
तो उसमें यह है कि जब हम आए थे मार्केट के अंदर तो इतना कंपटीशन नहीं था। हम एक नया प्रोडक्ट जो कि शीरमाल था वो लेकर आए, उसका टेस्ट डेवलप करवाया लोगों को, वो उस वक्त की एक इनोवेशन थी। तो अब अगर आप बात करें तो एक ग्लास में पानी एक हद तक ही आ सकता है ना। अब आपको हर गली के कोने पे एक तंदूर वाला मिलेगा, तो वो कैसे, मतलब मार्केट तो वही है ना, वो ठीक है एक हद तक तो मार्केट को कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो उस लेवल पे अपने ब्रांड को डेवलप नहीं कर सकता जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें चांस मिला और हमने उसको डेवलप किया। देखिए चांस मिला, उसको अवेल किया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको चांस मिला तो अवेल किया। फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ गए। वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने शीरमाल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और अब तो खैर काफ़ी लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं एक्सपोर्ट के, लेकिन वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने इनिशिएट लिया और प्रोडक्ट को जो है वो बाहर गया तो भेजा। तो ये भी एक मतलब एक अचीवमेंट है हाजी महफूज के लिए बड़ा, कि वी वर द फर्स्ट वन कि जिन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट की। अच्छा, सेकेंडली जैसे शहजादा ने कहा कि जो लोग नए आना चाहते हैं, वो भी अगेन बात में वही करूँगा इनोवेशन की, कि स्पेसिफिकली अगर मैं फूड बिजनेस की बात करूँ तो इसमें इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो आप टेस्ट में कोई इनोवेशन लेकर आएँ, प्रेजेंटेशन के अंदर कोई इनोवेशन लेकर आएँ, मगर अगर आप मतलब ये सोचें कि बराबर वाला फ्राइज़ बेच रहा है, इसके बहुत फ्राइज़ बिक रहे हैं और मैं भी यही स्टार्ट कर दूँ फ्राइज़ बेचना, तो शायद आप उस तरह मार्केट में क्लिक नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप उस फ्राइज़ के अंदर कोई इनोवेशन लेकर आ जाते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई फूड व्लॉगर थे, उन्होंने बनाई थी, कोई आई थिंक कोरंगी में कोई जगह थी, मुझे इस एरिया सही याद नहीं है, था ऐसा ही कोई सबब एरिया था। तो वहाँ पे कोई फ्राइज़ वाला है जो एग फ्राइज़ देता है। अच्छा। और उसके पास इतना बेतहाशा रश था, मतलब आप देखें तो छोटी सी चीज़ है, मतलब फ्राइज़ में उसने एग मिला दिया, लेकिन वो एक नई चीज़ बन गई, वैल्यू एडिशन हो गया, एक बिल्कुल ही नई चीज़ बन गई कि मैंने आज तक नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था, आपने भी नहीं सुना होगा कि भाई एग फ्राइज़ भी कोई चीज़ होती है। तो इसी तरह की इनोवेशन अगर आप चीज़ों में लेकर आए ना, तो आप बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं मार्केट के अंदर। सर इनोवेशन होनी चाहिए, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग रेलेवेंट टू, कि उसको आप ही बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक चीज़ आपने जिक्र किया था कि प्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, प्री एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपने मेंशन किया था कि जो मार्केट जहाँ पे वो लॉन्च करने के लिए जा रहा है, तो उस लोकेशन की, उस विसिनिटी की, उस जगह पे कि उसकी मार्केट है या नहीं है। सो दिस इज द थिंग कि इनोवेटिव हो, किस जगह पे किया जा रहा है, और उसके लिए आपका ऑलरेडी उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हो। तो सर एक चीज़ अब उसको आप ही बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर पाएंगे। आपने सस्टेनेबिलिटी का कोई जिक्र किया था सर, उसको एक्सप्लेन करें कि चलें आइडिया क्लिक हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, तो उसने 1 साल काम करके पहले एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया और लोकेशन भी, उसने टारगेट मार्केट भी ढूंढ ली। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप क्या बात कर रहे थे? देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है। आप एक दफ़ा क्लिक कर गए मार्केट के अंदर, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आए और आप आज उनका नाम भी नहीं जानते, जिनके पास लाइनें लगा करती थी, लेकिन आज आप उनका नाम नहीं जानते। वो इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को एक सस्टेनेबिलिटी की लेवल पर नहीं लेके गए, उन्होंने सस्टेन नहीं किया अपने टेस्ट को। अपने फूड में आपको टेस्ट को बड़ा सस्टेन करना है, ये बहुत बड़ा इशू है खाने की। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि हर स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बनी हुई है। मैं आज आपकी शॉप पर आऊँगा, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं मिला, मैं कल शहजादा की शॉप पर चला जाऊँगा, मैं आपके पास वापस थोड़ी आऊँगा। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो टेस्ट है, चले 19-20 तो एक चलता है, डेफिनेटली एक फूड है, एक मशीनरी इसमें इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कुछ टेस्ट में 19-20 हो सकता है, लेकिन 15-20 का जब डिफरेंस आ जाता है ना, तो वो फिर आपका ग्राफ नीचे लेकर जाता है। सर अगर सीक्रेट आउट ना हो, थोड़ा सा आप आइडिया दे दें हमारे ऑडियंस को कि सस्टेन कैसे करें वो उस क्वालिटी को, उस टेस्ट को। व्हाट इज सीक्रेट रेसिपी इन एनी पर्टिकुलर? देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सीक्रेट हो, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है या बड़ी एक सादी सी चीज़ है कि आपने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डे 1 से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लोग टेस्ट के आदी हो गए, आप वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया एक बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स को लेके, लेकिन आपने जैसे देखा कि भाई मेरी प्रोडक्ट अब चलनी शुरू हो गई है, तो आपने कहा मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कॉस्ट कट डाउन करता हूँ। अब आपने वो जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थोड़े से आपने सस्ते वाले लेने शुरू कर दिए। मार्केट पे तो हर तरह की चीज़ अवेलेबल है ना, लेकिन वो सस्ता मटेरियल जो है ना, वो आपके टेस्ट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ये आप भूल जाएं कि आप एक अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी वही टेस्ट देगा, और एक आप इंफीरियर क्वालिटी की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो भी वही टेस्ट देगा। तो ये तो ज़रूरी है कि आप
सस्टेन करने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स वही रखें, अपना फार्मूला बेसिकली जो आपका है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। फिर प्लस आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन अपनी जो एक फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको मैं कहूँगा आपकी शॉप का या आपकी जगह का एम्बियंस वगैरह जो है वो आपका बड़ा वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं आ रहा हूँ और मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ बैठ के खाना खाऊं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाइजीन एक बड़ा फैक्टर है। आपने खुद कैसे कपड़े पहने हैं आपके साथ जो वहाँ पे एग्जैक्टली आपका स्टाफ कितना फ्रेंडली है, किस तरह से आपसे बात कर रहा है। मतलब अगर बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि रश हो रहा होता है तो वेटर्स की एक वे ऑफ टॉकिंग होता है बड़ा चेंज हो जाता है और वो आपको बड़ा ना बुरा लगता है कि यार ये इस तरह बात कर रहा है, और फिर वो ज़हन में आता है अच्छा यार जगह चल गई ना इसलिए इनके नखरे हो गए। हालांकि वो ओनर जो होता है वो बेचारा डाउन टू अर्थ ही होगा, लेकिन जो उसके वेटर्स होते हैं ना वो बड़ा जो है ना आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर। फूड बिजनेस में आपके स्टाफ ट्रेंड हो, उसको पता हो कि मुझे किस तरह फ्रेंडली बात करनी है। फिर प्लस आपका जो स्टाफ जो चीज़ें बना रहा है वो किस तरह से अपने आप को हाइजेनिक रख सकता है, कि क्योंकि मोस्टली अब बिजनेसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे किचन ओपन किचन ही होते हैं, आपका एक्सेस होता है उन किचन्स तक। ओपन किचन इज अ वेरी क्लिकेबल थिंग। एग्जैक्टली जब ओपन एक चीज़ हो रही है, मैं ग्लव्स नहीं पहना हुआ हूँ और मैं चीज़ें कोई मीट है उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली वो हिट करती है कस्टमर को, कि क्योंकि हाइजीन आजकल बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू हो गया है। सही, बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं कि ओपन किचन होना चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स अच्छे हों। आप मतलब अपना अगर प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहे हैं तो वो कम ही रखें, लेकिन काम को बढ़ा दें। तो सो मेनी पॉइंट्स मैं भी गेट कर रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी फूड चेन है, फास्ट फूड चेन है पाकिस्तान की, आप समझ जाएंगे। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जो एक ब्लैक मार्केटिंग जिसको आप कहते हैं ना आजकल तो बहुत होती है कि मेरा अगर प्रोडक्ट चल गया तो वो दूसरा मेरे प्रोडक्ट के साथ यूज कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी उसके किचन को लेके बड़ी वाइब्स आई थी कि जी मीट सही यूज नहीं करते हैं, चिकन सही यूज नहीं करते हैं। तो उन्होंने किया ये था कि उन्होंने अपने किचन को ओपन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हु एवर वांट्स टू कम एनी टाइम विजिट आवर किचन। आई रिमेंबर वो काफी उन्होंने उसको तो बड़ी एक कैंपेन चलाई थी स्कूल्स में, उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी आकर, और स्कूल्स में उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को विजिट कराएं, हम अपना किचन विजिट कराना चाहते हैं। जबरदस्त। तो वहां पे उन्होंने उस चीज को जो है ना वो ओवरकम कर दिया था जो उनको हिट कर रही थी आगे उनके बिजनेस को। तो वो उसको बेसिकली और पॉजिटिव में उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि ठीक है आप आए हमारा किचन देखें। आप सिर्फ ये कहना ही इटसेल्फ एक आपके लिए पॉजिटिव चला जाता है ना कि आप आए हमारा किचन देखें। आप नहीं भी जा रहे लेकिन आप सोचेंगे कि यार जब ये इतना ओपनली हमें इनवाइट कर रहा है तो वो डेफिनेटली जो बात हमने सुनी है वो इट मस्ट नॉट बी ट्रू। सर एक चीज़ जब भी हम बात करते हैं ना अगर फूड की ना, तो एक बहस लाजमी तौर पे लोगों के दरमियान आती है, वो होती है कराची वर्सेस द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली सही, हम बात करते हैं यूजुअली लोग कराची वर्सेस लाहौर, हाँ यूजुअली बात की जाती है। अच्छा सर, क्या इसके पीछे जो मुझे समझ आता है वो रीज़न ये कि चूँकि कराची में इंडिया के डिफरेंट एरियाज से लोग आए, डिफरेंट टेस्ट लेकर आए, वहाँ इंडिया में चूँकि ऑप्शंस भी बहुत कम थे गोश्त वगैरह के हिसाब से, तो लोग मसाले बड़े चुन के डाला करते थे, इस वजह से टेस्ट डेवलप हुआ। क्या वाकई ऐसा है कि कराची का टेस्ट पाकिस्तान में बाकी शहरों से और बाकी जगहों से बेहतर है, या ये सिर्फ हमारी खुशफहमी है? नहीं, बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है। अगर आप ये कहें सब चीज़ों में बेहतर है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बेहतर है। जैसे आप चपली कबाब की बात करें तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, वहाँ पे आपको चपली कबाब मेरे ख्याल है यहाँ से बहुत बेहतर मिलेगा। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे दुम्बा कढ़ाई है। दुम्बा कढ़ाई बनाते हैं कराची में भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप कोयटा पेशावर की साइड पे जाएं तो वहाँ जो आपको दुम्बा कढ़ाई मिलेगी वो शायद यहाँ नहीं मिलेगी। तो मेजॉरिटी चीज़ें तो अगर आप बात करें तो वाकई कराची लीड करता है इस चीज़ में, टेस्ट में। और उसकी वजह आपने खुद बताई है कि जो ओवरऑल इंडिया से जो डिफरेंट टेस्ट लेकर आए थे, बेसिकली दिल्ली में, असल तो दिल्ली मशहूर है खानों के लिए, तो वहाँ से जितने लोग माइग्रेट करके आए वो मोस्टली कराची की तरफ आए। कराची आए, हैदराबाद है, पंजाब में उन्होंने ज़्यादा स्टे नहीं किया है। फैमिलीज, दिल्ली फैमिलीज वहाँ भी आपको मिलेंगी, लेकिन जो मोस्टली 90% जो आपको पॉपुलेशन वहाँ से आई दिल्ली से, उन्होंने कराची आके स्टे किया। तो उसकी वजह से जो वो अपने साथ जो फार्मूलाज लेकर आए थे, बहुत सारे लोग तो मसाले भी अपने बनाते हैं। तो आज तक वो ऐसा है कि वो मसाले अपने ही बनाकर यूज़ कर रहे हैं।
और वो एक फार्मूला है खास, एग्जैक्टली वो एक खास फार्मूला है, वो सिर्फ फैमिली के पास ही होता है। वो जो KFC का सुना ना कि एक बड़ा सा वो वहाँ पे उन्होंने अंदर सील करके रखा हुआ है और उसको किसी एक दो बंदों को ही पता है उसका पासवर्ड। हाँ यूजुअली है। सर एक चीज़ ज़रा बताइएगा, कराची में ना, मुझे पाकिस्तान का बाकी का इतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन कराची में फ़ूड बिज़नेस करना ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका रीज़न क्या है? अभी आपने बात की कि कराची में सिर्फ ये चैलेंज नहीं है कि आप कस्टमर को किस तरह ग्रैब कर रहे हो, आपको टेस्ट किस तरह मेंटेन रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आपका कंपैटिटर किसी भी एक्सवाइजेड मीडियम को यूज़ करके आपके अगेंस्ट डीफेमिंग स्टार्ट कर सकता है। और सर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि जो नेगेटिव चीज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलती है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव के। मुझे अगर कहीं का खाना अच्छा लगेगा तो शायद मैं 4-5 लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर मेरे साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो शायद मैं 20-25 लोगों को जाके बताऊंगा। बिल्कुल। सर क्या पाकिस्तान में या स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कराची का, तो फूड बिजनेस करना आसान है या वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं, चैलेंज तो है, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फूड बड़ा सेंसिटिव एक प्रोडक्ट है। आपकी हेल्थ भी उसके साथ कनेक्टेड है। और दूसरा ये है कि आपने सुना होगा कि जी मैंने फलानी जगह का बर्गर खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इसमें बड़ी एहतियात के साथ आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं फूड के अंदर स्पेशली। मतलब हर इंडस्ट्री के अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फूड रिलेटेड अगर आप बिज़नेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है चीज़ों के मामले में। क्या आप ख़रीद रहे हैं, गोश्त आ रहा है आपका, तो आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपके सुबह गोश्त आया, वो रखा हुआ है बाहर, आपने रात को उसी को बना कर दे दिया, तो डेफिनेटली आपकी फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें ही होंगी। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं फूड को लेके। उसी को तो करना है, उसी का प्रॉफिट है। एग्जैक्टली सर 2019 तक मैं जब अपने 18-19 तक मैं अपने MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता था। MBA के स्टूडेंट्स मुझसे कहते थे, सर पाकिस्तान में कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनको हम अभी तक समझ सकते हैं कि शायद वहाँ पर अभी तक वैक्यूम है और हम उस बिज़नेस को करें तो शायद सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। मैं कहता था 2 बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें मैं कहता था एजुकेशन, 3 बिज़नेस एक्चुअली, एजुकेशन, हॉस्पिटल और फूड। सर एक दौर ऐसा आया कि जिस वक्त मेरे 2 हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गए, सिवाय हॉस्पिटल्स के। कोविड आ गया, हॉस्पिटल्स का बिजनेस तो चल रहा था, हॉस्पिटल्स भर गए थे। सर खानों पे पाबंदी लग गई, जाहिर है वो लॉकडाउन्स लगे, होटल्स बंद हुए, स्कूल्स बंद हुए। सर इस टाइम में तकरीबन 1.5 साल आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया? क्या वाकई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और आप लोगों को मतलब मैंने बहुत से बिजनेस बंद होते हुए देखे हैं इस टाइम में। क्या आप लोगों को भी बहुत बुरा टाइम और बहुत डिफ़िकल्ट आपको फेस करना पड़ा टाइम? देखिए, शुरू में 1 साल तो बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि 1 साल आपको ही पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। लेकिन चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक बड़ा जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि बड़ा एक कॉमन आदमी उसको यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलीफ ये था कि हमें कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इजाज़त थी कि हम लाइक फॉर एग्जांपल 2 बजे से और 6 बजे तक हमें एक टाइम पीरियड मिल गया था कि आप 2 से 6 बजे तक आप ये दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद आप बंद कर देंगे। तो उसमें ये था कि वो थोड़ा हमें रिलीफ मिल गया। लेकिन वो जो 1 साल था वो डेफिनेटली आपको लेबर को भी अपने साथ लेकर चलना है। जाहिर बात है आपकी पुरानी लेबर है और इस वक्त परेशानी में, आप भी परेशानी में है, वो आपसे ज़्यादा परेशानी में है, तो उनको भी आपको साथ लेकर चलना है, उनकी सैलरीज आपको देनी है। तो वो 1 साल का जो पीरियड था वो वाकई बहुत टफ था। उसमें सैलरीज भी दी गई, जो वेजेस वाले थे उनका भी ख्याल रखा गया। लेकिन वो एक अच्छा ये हो गया कि बाद में जो टाइमिंग हमें मिल गया ना, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल गया। लेकिन वाकई बहुत सारे फूड बिजनेसेस ऐसे थे कि जिन्होंने थ्रू आउट कोविड बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ कि पाकिस्तान में ना यूजुअली बिज़नेस करने से पहले ना 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। चलें पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें, फ़िलहाल कराची की बात करें ना, मैं अगर कहीं कराची में कोई फूड बिज़नेस या कोई एक्सपोर्ट बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, फ़ील होता है कि सबसे पहले मेरे ऊपर कुछ कानूनी पाबंदियाँ आयद करने वाले इदारे आ जाएंगे। वो बात करेंगे कि भाई आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपने फ़लानी जो है वो थी कंडीशन वो पूरी नहीं की। तो उसके लिए मेरा कोई या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए या मैं किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें पीछे लोग मेरे कमर पे हाथ रखे हों कि चलाओ देखेंगे। सर क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन या कम से कम सलाम दुआ होनी चाहिए कोई बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो उसमें ये है कि आपके पास एक टेबल होनी चाहिए जिसके नीचे से आप जो है ना वो हाथ मिला सकें। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकली देखें हमारे मुल्क में आपको खुद ये अंदाज़ा है कि एक गवर्नमेंट आती है, अगर वो कोई काम अच्छा भी कर रही होती है, दूसरी गवर्नमेंट आके वो काम बंद कर देती है। हाँ। तो अब अगर आपकी XYZ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप लिंक हो जाते हैं, कल को वो गवर्नमेंट लूज कर जाती है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो आपका बिजनेस फिर कहाँ खड़ा है? आपका बिजनेस तो टारगेट होगा। सर मैं यहाँ पे एक खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं कराची में गरफ़ आम इलाका है, तो वहाँ रहा करता था अपने पेरेंट्स के साथ। अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ जिम विम भी किया करता था। ताज पठान था कोयटा का, तो उसने अपना ताज होटल शुरू किया चाय का। तो जैसे वो आपने वो बात की ना कि कुछ इनोवेटिव चीज़ लेकर आए, तो उसने खाली वो क्या करता था कि चाय में वो जो है वो मिक्सचर डाला करता था इलायची का, तो एक यूनिक फ्लेवर बनता था। तो आहिस्ता 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 जनाब वो रश लगना शुरू हो गया। अच्छा, बहुत सारी चेयर्स हो, क्योंकि उसके करीब ही वो बिल्कुल रेल की पटड़ी के पास ही उसने, नीचे थोड़ी सी जगह थी होटल के सामने ही, वहाँ चेयर्स लगा दी उसने। एक दिन हम गए तो जनाब वो सारी कुर्सियाँ हटी हुई। ताज कह रहा है यार वहाँ नहीं यार, तुम यहाँ आके बैठ जाओ ना, यहाँ चाय पी लो। अब दोस्त भी था, हम यार दोस्त चले जाया करते थे। क्या हुआ यार, वो नया SHO आया, तो उसने ना सारी कुर्सियाँ यहाँ से हटा दी हैं। तो मैंने कहा यार अब ये क्या होगा, तेरा तो इतना अच्छा काम चल रहा था। कह रहा नहीं, अब दोबारा इसके साथ सेटिंग बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हर दफ़ा होता है, कहते हैं जब भी SHO चेंज होता है तो आके वही मैं आपसे कहा ना, टेबल होनी चाहिए आपके पास जिसके नीचे से आप हाथ मिला सकें बस। सही, ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अल्लाह करे सिस्टम चेंज हो जाए। सर जी, यहाँ तक हमने पूरा बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया फूड बिजनेस पे। सर बहुत बड़ा नाम थे आप लोग, जाहिर है मैं बचपन से जानता हूँ, मैं अभी तक बहुत बड़ा ब्रांड है, चल रहा था सब मज़े से सुकून से, आप कंफर्ट जोन में आ गए थे, चीज़ें शायद ऑटो पायलट पे चली गई थी। सर एजुकेशन की तरफ आने का क्या रीज़न रहा, क्यों एक स्कूलिंग चेन का दिमाग में आया कि नहीं बाकी सारे बिजनेस छोड़ के चले डाइवर्सिफाई करना भी था बिजनेस, तो फूड से ही रिलेटेड कुछ जैसे फूड पांडा टाइप का, ये कुछ इस तरह का कुछ हो सकता था। अचानक बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लिया आपने और आप एक जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री में आए और आपने एक स्कूलिंग, और माशाल्लाह अब वो भी माशाल्लाह एक कामयाब और एक तनावर दरक बन चुका है। क्यों आइडिया आया ये और क्यों इस तरफ आए? देखिए हाजी महफूज माशाल्लाह 82 से है, जैसे मैंने आपको बताया 82 से है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रो किया। हम एक्सपोर्ट की तरफ भी चले गए, फ्रोज़न फूड की हम तरफ चले गए। तो अब उसमें ये था कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करें हाजी महफूज के साथ। तो हमें एज सच कोई बहुत या तो आइडिया क्लिक नहीं हुआ कि वहाँ हम कुछ कर सकते हैं। मे बी शायद कोई चीज़ हो ऐसी जो हमें बाद में क्लिक करे कि ये भी किया जा सकता है, वो भी कर लेंगे नहीं वो आने वाले करेंगे, अब इतना हम नहीं कर सकते। तो उसमें ये था कि हमने डाइवर्सिफाई करना था, किसी और चीज़ में जाना था। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी चीज़ में जाने के लिए। तो मेरे फादर जो है वो एक स्कूलिंग सिस्टम था, प्रॉपर एक स्कूलिंग सिस्टम है, तकरीबन उसके 7-8 ब्रांचेस हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से थे। तो वो एक कनेक्शन हमें मिला, एक लिंक मिला। तो वहाँ जाके फिर मैंने पूरा एक सेशन वहाँ पे काम किया, एज अ एम्प्लॉय काम किया, ताकि चीज़ों को मैं देख सकूँ और एक्सपीरियंस ले सकूँ। उसके बाद फिर हम स्कूलिंग की तरफ आए। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात यह है कि स्कूलिंग जब हम नहीं आए थे ना, और हम जब स्कूल चूज़ कर रहे थे, क्योंकि हाजी महफूज तो एक बड़ा फुल टाइम जॉब थी ना हमारी, वहाँ पे हमने मतलब एक पूरा टाइम देना है वहाँ पर, और सुबह से रात तक आप फारिग नहीं हैं, मतलब किसी भी वक्त आपको शॉप पर होना है। तो स्कूल जब हम जा रहे थे तो हमारे जहन में ये था यार 7 till 2 की जॉब है स्कूल की, सुकून से 7 से 2 जॉब करेंगे, उसके बाद फिर हाजी महफूज को देखेंगे। लेकिन जब आए स्कूलिंग के अंदर तो पता चला कि वाकई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अच्छा सर, हमारी भी स्टोरी यही है। हाँ ऐसे ही है, हमें भी लगता था। लेकिन सर आपको एज अ बिजनेसमैन अगर बात करें तो स्कूलिंग ने ज़्यादा टफ टाइम दिया एज कम्पेयर टू फूड चेन? देखिए स्कूल के अपने चैलेंजेस हैं, हाजी महफूज के अपने चैलेंजेस हैं, फूड बिजनेस के अपने। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं आपको चैलेंजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री मैं आपसे कहूँ कि यार आप इसमें चले जाएं स्मूथली आप काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दूर से देखकर ज़रूर ये लग रहा होता है कि बहुत पैसा आ रहा है और कोई मतलब मुश्किल नहीं है।
कोई मतलब अगर मैं किसी को भी देखूं, लेट्स से पेट्रोल पंप वाले को देख रहा हूँ, अरे यार इसके तो मज़े हैं, कोई मसला ही नहीं है, गाड़ियाँ आ रही हैं, फ्यूल भर रहा है, गाड़ी आ रही है, इसके रिफ़िल करके जा रही है और पैसे ले रहा है, लेकिन उसी को पता है कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। आप बैठें किसी पेट्रोल पंप वाले के साथ तो वो आपको बताएगा कि मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। सही है, सही है। सर एक चीज़ मुझे बताएं कि स्कूलिंग के हवाले से ना, ख़ासतौर पे अगर स्कूल्स का वर्ड यूज़ किया जाए, लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों का दिमाग फ़ौरन जाता है कि वो कोई एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसमें कोई स्कूल चल रहा है, सिवाय ये कि कुछ बड़ी चेन्स हों। अब वाकई ऐसा है कि सर अगर हम कुछ स्लम एरियाज़ में जाएं या कुछ ऐसे छोटे एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे स्कूल्स खुले हुए हैं जहाँ लड़कियों ने या बच्चों ने मैट्रिक इंटर किया और वहाँ पे आके उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी और बेचारों की बहुत मामूली सी सैलरीज़ हैं, बच्चे आ रहे हैं। सर क्या वाकई एजुकेशन इंडस्ट्री में स्कूलिंग ख़ास तौर पर मतलब सिर्फ एक ख़ास किस्म के लोगों से पैसे जमा करके अपना लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बन गया है, या वाकई एजुकेशन का रीज़न ये है कि लोगों में अवेयरनेस, लोगों को, बच्चों को एजुकेट किया जाए? क्या लगता है बज़ाहिर ऐसा कि नहीं हम उसको टारगेट कर पा रहे और मोस्ट ऑफ द स्कूल सिर्फ यही है कि फ़ीस दें, बच्चे की तरबियत पे, बच्चे की एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे इतना कोई काम है नहीं? देखिए, आपकी बात का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा आपकी बात के ऊपर। आज थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कर लें कि कल से प्राइवेट स्कूल सारे बंद कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कल से प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। अब मुझे बताएं आपका एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है? बताओ, सवाल तुमसे किया था सर मेरे ख्याल में तो शायद हम 0.001 आप माइनस में चले जाएंगे, आप माइनस में चले जाएंगे। देखें, जहाँ तक आप प्लॉट साइज़ की बात कर रहे हैं ना कि छोटे छोटे जगहों पे स्कूल खुले हुए, तो मुझे ये बताएं ना स्कूल की जगह कहाँ है? एम्यूनिटी प्लॉट्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट किए जाते हैं, जिसमें आपको पता है कि एम्यूनिटी प्लॉट्स फॉर स्कूल्स होते हैं, एम्यूनिटी प्लॉट्स फॉर हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स के एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए होते हैं सर ये प्लॉट्स? मतलब कोई भी प्राइवेटली मतलब स्कूल्स के लिए सरकार जगह बाकायदा हर इलाके में अलग रखती है, मुतय्यन की। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये बड़ी डिस्कशन जो है ना क्रिटिकल मोड ले रही है, क्योंकि हमारे शहर में रिसेंटली देयर आर सच इवेंट्स व्हिच अकर्ड कि यार किसी जगह पे किसी ने स्कूल स्टार्ट किया, खोला, वहाँ जनाब स्टे ले लिया, एंड दे हैव टू मूव एट द बैक फुट। तो ये सर थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि वो यही कहा जाता है कि यार वो जो है वो एम्यूनिटी प्लेस नहीं था, वो जो प्लॉट था एम्यूनिटी प्लॉट नहीं था। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। बात ये है, एम्यूनिटी प्लॉट्स कितने अवेलेबल हैं कराची के अंदर? आप कराची की पॉपुलेशन तो काउंट करें, कराची की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है। खाली आप एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सॉरी कट कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक स्कूल खोलना है, मुझे और काजी को मिल गया, ठीक है, ब्रिजेट पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है, हम सोचते हैं कि ब्रिज आईटी का स्कूल भी खोलना है, लेट्स सपोज, तो क्या उसके लिए हमें किसी एम्यूनिटी प्लॉट का होना ज़रूरी है उस जगह का, मतलब PCHS में, डिफेंस में, किसी भी जगह पे? देखिए, पहली बात तो ये है, आपको एम्यूनिटी प्लॉट मिलने के चांसेस शायद 0.0001% होंगे, क्योंकि जो एम्यूनिटी प्लॉट्स थोड़े बहुत हैं भी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। ओके, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि मैं अगेन उसी बात पर आऊँगा, आपकी जो प्लॉट साइज़ की बात हम बात कर रहे थे, एम्यूनिटी प्लॉट्स अवेलेबल हैं नहीं। जब आपके पास एम्यूनिटी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं तो स्कूल कहाँ जाएगा? स्कूल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे ही जाएगा ना फिर। हाँ सर, ये एक साइड है ना, ये भी तो पता होनी चाहिए। देखिए ना, आपने सबब एरियाज़ की बात की कि छोटे छोटे प्लॉट्स पे वहाँ स्कूल खुले हुए हैं, तो अगर मैं औरंगी टाउन जाता हूँ या कोरंगी जाता हूँ, किमाड़ी जाता हूँ, तो वहाँ प्लॉट साइज़ क्या है? वहाँ प्लॉट साइज़ मैक्सिमम भी आप जाएँ तो 150, 100, वरना 80 गज के, 80 गज के मकानात हैं। तो वहाँ स्कूल कहाँ खुलेगा? इन्हीं में खुलेगा ना, क्योंकि जगह ही नहीं है। ये तो आप जगह प्रोवाइड करें वहाँ पर, उसके बाद आप स्कूल को ब्लेम कर सकते हैं कि भाई एक ऑलरेडी जगह मौजूद है, उसके बाद आप स्कूल्स यहाँ क्यों खोल रहे हैं। लेकिन जब जगह ही मौजूद नहीं है तो स्कूल ने तो खुलना है, क्योंकि देखिए ना, जैसे मैंने आपसे कहा स्कूल आप बंद कर दें तो आपका सिस्टम कहाँ खड़ा हुआ है। तो अगर ये स्कूल्स नहीं खुलेंगे यहाँ पे तो स्कूल्स कहाँ जाएंगे? फिर तो यही होगा कि स्कूल्स नहीं है आपके पास, हैं तो इन्हीं जगहों पर हैं, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे इलाके होते हैं, जो सबब एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आप फ़ी उस लेवल पे चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक छोटे से एरिया में स्कूल खोल रहा हूँ और मैं 10,000 रुपये फ़ीस लूँगा या मैं 8,000 रुपये फ़ीस लूँगा। वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर 500, 1000, बहुत मैक्सिमम आप चले जाएँ 1500 रुपये, ये फ़ीस स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपका स्टाफ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जब हम स्कूल्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम फ़ी तो लेते हैं बिल्कुल हायर साइड के ऊपर,
हम ये कहेंगे यार स्कूल 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है, लेकिन जब हम सैलरीज की बात करेंगे ना तो हम कहेंगे यार देखिए टीचर को 10,000 रुपये दे रहा है। अरे टीचर को जो 10,000 रुपये दे रहे हैं वो 50,000 रुपये चार्ज नहीं कर रहा, वो 1,500 2,000 रुपये चार्ज कर रहा है। आप खुद सोचें ना, अगर स्कूल एक 50,000 या लाख रुपए या इवन 25,000 रुपये भी चार्ज कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसका टीचर 10,000 रुपये में आ जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा सर, यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा कि ये बड़ा कहा जाता है कि यार स्कूल चार्जेस बहुत ले रहे हैं, स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा, तो सर क्योंकि आप भी एक स्कूलिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? आप देखिए, आपको कराची में हर तरह का, कराची में क्या पाकिस्तान की बात कर लें, आपको हर तरह का स्कूल मिलेगा। यहाँ पे आपको 10,000 फीस वाला भी स्कूल मिलेगा, वो अकॉर्डिंगली आपको फैसिलिटीज़ दे रहा होगा। आपको 50,000 वाला स्कूल भी मिलेगा, वो अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ आपको दे रहा होगा। लेकिन सर हर कोई यही कहता हुआ मिलता है कि भाई स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा, वो भले कोई पुलिस वाला हो, जज हो। एग्जैक्टली, एक्चुअली सब पेरेंट है ना है तो सब पेरेंट कहीं ना कहीं तो वो चीज़ आ जाती है ना उनके अंदर, क्योंकि स्कूल को तो वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन माफिया का जो एक वर्ड दे दिया गया है स्कूल को, ये सुनते हैं सर हम। एग्जैक्टली और माफिया, हाँ स्कूल माफिया है। इवन पेरेंट्स जब आपस में बात कर रहे होते हैं, बच्चे के सामने कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो स्कूल को एक नेगेटिव तौर पे पेश कर रहे होते हैं बच्चे के आगे। आपने खुद देखा, आप टीचर्स हैं, आपने खुद देखा विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों के बिहेवियर में बड़ी चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जिस तरह पहले हम या आप जिस तरह हम पढ़े हैं स्कूल्स में, वो और आज का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। आज का बच्चा हम ये सोच के जाते थे कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो घर से कोई सपोर्ट नहीं है हमें, हम यहाँ भी पिटेंगे वहाँ भी पिटेंगे। आज का बच्चा ये सोच के आता है मेरे पेरेंट्स फीस दे रहे हैं, भाई आई एम द ओनर ऑफ स्कूल। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। सही। बच्चा जब क्लास के अंदर बैठा होता है, स्कूल के अंदर आता है, तो वो स्कूल को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, कस्टमर की तरह वो अपना घर नहीं समझता उसको, वो प्रॉपर्टी समझता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये जितने लोग हैं सब मेरे एम्प्लॉई हैं और मैं किसी तरह भी यहाँ बिहेव करूँ ये मेरा राइट है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा जो एक वर्ड माफिया यूज़ हुआ, फिर घर के अंदर नेगेटिव बातें करनी शुरू की गई स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, तो वो लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान है। मतलब हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है, इसके बाद वाली जनरेशन क्या करेगी, यू नेवर नो। सर लोगों को मतलब आप किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी वही लोग हैं कि मतलब अगर हम बच्चों के साथ कभी कभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई बेटा अगर आपको पिज़्ज़ा खाना होगा तो आप 4,000 का पिज़्ज़ा तो लेके खा लोगे, लेकिन अगर आपकी बुक बाय करनी है जो हम आपको रिकमेंड करेंगे रेफरेंस के तौर पे पढ़ लो बेटा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन वो बुक नहीं ख़रीदेंगे। इसी तरह से स्कूल्स के अंदर जो स्कूलिंग सिस्टम है, अगर एक बच्चा जो है वो कहता है कि यार स्कूल की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अदर कोई और कोई फैसिलिटी होगी वो उसको उसके अंदर पैसे देते हुए बिल्कुल नहीं कतराएगा, तो ये चार्जेस वाली बात आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? देखिए अगेन मैंने पहले भी आपको ये कहा कि यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो हर कैटेगरी का स्कूल है। अब ये मेरी चॉइस है कि मैं किस कैटेगरी में अपने बच्चे को ले जा सकता हूँ। सर आपने एक एग्जांपल दी थी, मुझे याद आ रहा है बड़ी ज़बरदस्त, वो आप तो 5 स्टार होटल वाली सर। वो ये उससे पहले मैं एक चीज़ और ज़रा आपको करूँ। हमारे क्या है कि हम जो है ना वो बड़ा स्टेटस कॉन्शियस हो गए। अब आप मेरे भाई हैं, आप मेरे कज़न हैं, आपका बच्चा XYZ स्कूल में जाता है, उसकी फ़ीस 15,000 है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता 15,000 को, लेकिन चूंकि आपका बच्चा वहाँ जा रहा है ना, तो मैं अपनी मतलब पूरी स्ट्रेंथ, अपनी पूरी फोर्स लगा दूंगा कि मेरा बच्चा वहाँ पे किसी तरह चला जाए। अब मैंने डाल तो दिया, लेकिन हर महीने 15,000 रुपये मैं कैसे दूंगा? उसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर वो अगेंस्ट स्कूल के आते हैं कि जी इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी वो जो हम 5 स्टार होटल की बात कर रहे थे, वो सिंपल एक एग्जांपल है कि आपने चाय पीनी है, अब आपके पास चॉइस है, आप पठान के होटल पे जाके 100 रुपए की चाय पी लें, वरना आप 5 स्टार में जाके 300-400 रुपए की चाय पी लें। अब मैं जाता हूँ 5 स्टार होटल में और मैं चाय पी के कहता हूँ यार पठान की चाय तो 100 रुपए की है, यहाँ 300 रुपए की क्यों मिल रही है? तो डेफिनेटली वो तो मेरी अपनी चॉइस है ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये बात भी कहते हैं कि यार आप एक सर्विस सेक्टर है आपका, एजुकेशन है, आप इसको 5 स्टार होटल से मिला रहे हैं, ऐसा तो मतलब नहीं हो सकता ना। 5 स्टार होटल तो एक लग्जरी में आ जाता है। लेकिन बात यह है कि 5 स्टार होटल आज या कोई भी इंडस्ट्री जो है आज जितने टैक्सेस दे रही है वो सारे टैक्सेस स्कूल के ऊपर हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लाइक 5 स्टार होटल अपना पानी खुद खरीद रहा है, पानी नहीं है,
एक स्कूल भी अपना पानी खुद खरीद रहा है। सही है, सही है। सिक्योरिटी एक 5 स्टार होटल उसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, एक स्कूल की प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो जब हर चीज़, हर एक्सपेंस हमारा वो है जो एक 5 स्टार होटल या कोई भी XYZ इंडस्ट्री ले रही है, बेयर कर रही है, और हम भी वही बेयर कर रहे हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर करें। अच्छा, एक चीज़ और है, चलें ठीक है, हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 स्टार होटल को साइड में कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि भाई तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है। तो व्हाट अबाउट डॉक्टर्स, व्हाट अबाउट हॉस्पिटल्स? आप एक डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाते हैं, वो आपसे 1000 रुपये चार्ज करता है, आप 3 महीने बाद उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 1500 रुपये चार्ज करता है। तो क्या कोई जस्टिफिकेशन है, कोई परसेंटेज है? जैसे स्कूल्स को कहा जाता है कि जी 5% से ज़्यादा फ़ी नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। तो क्या कोई डॉक्टर के पास ऐसा कोई फॉर्मूला आपने दिया है डॉक्टर को कि जी आप इस चीज़ के डॉक्टर हैं, आप इतने आपकी एजुकेशन है, तो आप जो है वो इस लेवल के ऊपर परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं, या आप फिक्स कर दें कि जी 5% या 10% से ज़्यादा जो डॉक्टर है वो फ़ी नहीं बढ़ा सकता? यहाँ तो 25%, 50% फीस बढ़ रही होती है। हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं, आज एक कमरा आपको 10,000 का मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने बाद आप जाएंगे, वही कमरा आपको 20,000 का मिल रहा होगा। तो वो भी तो, हॉस्पिटल भी तो एक नेसेसिटी है ना। अगर पढ़ाई नेसेसिटी है तो हॉस्पिटल आप वहाँ से कंपैरिजन कर लें, तो वहाँ क्यों सख्ती नहीं है, यहाँ क्यों सख्ती है? सर असल में एक और चीज़ मैं देखता हूँ थोड़ी सी कि ना यहाँ पर ना एजुकेशन सिस्टम मुझे जो लगता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। पहला तो एक सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, सही है, वो एक मेरे ख्याल में शायद कराची में तो अब उनका हो गया है, लोग शायद अब उसको जानते 5-10 साल बाद तो शायद जानते भी ना होंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो प्राइवेट स्कूल जो लोकल बोर्ड्स के साथ एफिलिएटेड है, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल से कंपैरिजन आप करें तो बेहतर बिल्कुल है। ऐसा ही। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो प्राइवेट स्कूल जो कैम्ब्रिज बोर्ड्स के साथ एफिलिएटेड हैं या यूके के किसी बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं। वो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त या आगा खान बोर्ड के साथ आप कह रहे हैं, आगा खान लोकली बोर्ड में आगा खान बोर्ड फॉल करता है वो एग्जैक्टली। कैम्ब्रिज और ज़्यादा वो फीस भी इस तरह चार्ज कर रहे होते हैं। सर मसला ये है कि ये तीनों ना बच्चे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो चुके हैं। मतलब अजीब सी बात है, कहना नहीं चाहिए सर, तालीम तो एक बुनियादी हक है ना बच्चे का। एक बच्चा जो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, खुद मतलब अल्लाह की मर्जी से वो किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो गया है कि जिसके वालिदैन अमीर नहीं हैं और ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, तो वो बच्चा ख्वाब नहीं देख सकता कि मैं O लेवल A लेवल्स करूँ। और वो सिर्फ बाहर से एक हसरत से देख तो सकता है स्कूल्स को कि मैं काश मैं ऐसे स्कूल में जा सकूं, लेकिन उसके अम्मा अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते और बेचारा यही हसरत लिए सरकारी स्कूल से वो मैट्रिक करेगा, इंटर करेगा, और वो बेचारा वही 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे लग जाएगा। वो भी नाकाम, उसकी पूरी नस्ल नाकाम। सर क्या वाकई सोसाइटी में ये क्लासेस बन चुकी हैं? और अगर बन चुकी हैं तो क्या प्राइवेट स्कूल्स इन क्लासेस के दरमियान डिफरेंसेस को ख़त्म करने में कोई रोल प्ले कर रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में? देखें, डिफरेंसेस तो आ गए। मतलब अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो बच्चे तो हमारे डिवाइडेड हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कैम्ब्रिज के बच्चे से। और उनके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ डेवलप हो गई है कि मैं कैम्ब्रिज का बच्चा हूँ, मैं आगा खान बोर्ड का बच्चा हूँ, और जो गवर्नमेंट स्कूल वाला है वो थोड़ा सा अपने आप को बेचारा बैकवर्ड एक फील कर रहा होता है कि यार मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ तो है, लेकिन इसमें देखें स्कूल शायद इतना रोल प्ले ना कर सकें, क्योंकि देखें ये है मार्केट की डिमांड। मार्केट की डिमांड है कि O लेवल्स होना चाहिए, मार्केट की डिमांड है कि मैट्रिक होना चाहिए। यहाँ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर वो वन करिकुलम फॉर ऑल कर दे। तो उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वही प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होगा। कल को अगर गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा प्राइवेट स्कूल में आना चाहता है या कल को वो कॉलेज की तरफ जाता है, तो जो मेयार उसका होगा, जब मतलब जहाँ स्टैंड एक गवर्नमेंट का बच्चा कर रहा होगा वहीं स्टैंड एक प्राइवेट बच्चा कर रहा होगा। तो आप कहीं ना कहीं जाके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सर लेकिन 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई थी खान साहब की, तो शफकत महमूद साहब जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से उनसे हमारी एक मीटिंग थी, हम मुलाकात के लिए गए। उन्होंने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिंगल करिकुलम हो पूरे पाकिस्तान के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट हो। सर ये बात मैंने उनसे कही, मैंने कहा आप ये बात जो कह रहे हैं वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें हम बात करें कैम्ब्रिज सिस्टम की ना, कैम्ब्रिज सिस्टम के टीचर सर इसी सिस्टम का पार्ट हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हमारे दरमियान ही रहते हैं। लेकिन जो लोकल बोर्ड्स को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी यहीं रहते हैं, वो भी हमारे सिस्टम का पार्ट है, हमारे आसपास के लोग हैं। लेकिन सर इन दोनों की एक्सपर्टीज़ ट्रेनिंग्स में इतना डिफरेंस है कि ये चीज़ अगर उन टीचर्स को कहा जाए कि आप अपने बच्चों को डिलीवर करें तो वो
फेल हो जाएंगे उसको डिलीवर करने में। और अगर ये कहा जाए इन टीचर्स को कि आप इन बच्चों को जाके डिलीवर करें, तो वो चार्ज करेंगे जो ये स्कूल पे नहीं कर पा रहे होंगे। सर ये डिफरेंस तो ख़त्म हो ही नहीं पाएगा कभी इस तरह तो, क्योंकि अगर वो लेवल्स का बच्चा 25,000 30,000 रुपये फीस दे रहा है तो वो इस वजह से नहीं दे रहा कि वो किसी XYZ स्कूल में जा रहा है, बल्कि उस XYZ स्कूल के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। वहाँ वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, वो कम पैसों पे कॉस्ट में नहीं आ रहा उनके, तो इस वजह से वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। और एक सरकारी या वो प्राइवेट स्कूल जो किसी छोटे एरिया में खुला हुआ है, चूँकि वहाँ टीचर्स इतने एक्सपर्ट नहीं है, इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से वो कम पैसों पे काम करने पर राज़ी हो जाते हैं। सर क्या प्राइवेट स्कूल्स का ये थोड़ा सा नहीं बनता, एक फ़र्ज़ कह लें, या उनको थोड़ा सा ये काम करना चाहिए, इसार कुर्बानी देनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे बच्चे जो अफोर्ड ना कर सकते हों लेकिन ब्रिलियंट हों, उनको इसी सिस्टम का पार्ट बना के यही तालीम हाईली, जिसको हम कह सकते हैं ना कि मेयारी तालीम, उनको हम दें और फीस उनसे हम चार्ज ना करें? हाँ बिल्कुल, ऐसा जो स्कॉलरशिप्स की आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप बिल्कुल होती है, और अच्छा होती भी? हाँ बिल्कुल होती है। 10% जो एक स्कूल के ऊपर बाय लॉ है, और वो स्कॉलरशिप होती है, और स्कूल देता है वो स्कॉलरशिप 10% से ज़्यादा ही दे रहा होता है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें इस लिहाज से कि किसी को वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, किसी को 50% डिस्काउंट दे रहा है, किसी को 100% वेवर किया हुआ है, तो उसका अगर आप ओवरऑल करें कैलकुलेट तो वो 10% से ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये तो स्कूल तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है, लेकिन देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना, हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए CIE जो O लेवल्स है वो एक बाहर का बोर्ड है, उसको तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना कि आपने हमारे करिकुलम के साथ चलना है, वो हमारे करिकुलम के साथ अलाइन हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। लेकिन जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं वो तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आज हमारा जो लोकल बोर्ड है, एक्सेप्ट फॉर आगा खान बोर्ड की अगर मैं बात करूं या फेडरल बोर्ड की बात करूं, वो काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अगर लोकल में मैं इवन जाउद्दीन की बात कर लूं या कराची बोर्ड की बात कर लूं, तो उनका लेवल इस हद तक नीचे चला गया है कि मतलब एज अ पेरेंट मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चे को मैट्रिक करा के क्या करूँगा, नॉलेज तो आएगी नहीं। वो पेरेंट जो कहते हैं यार बस मैट्रिक करा लो किसी तरह, वो तो सेटिस्फाई हैं सिंध बोर्ड से, बल्कि शायद ज़्यादा खुश हैं वो सिंध बोर्ड से कि भाई बच्चा मैट्रिक तो कर लेगा कम से कम। लेकिन जो अच्छे पेरेंट्स हैं जो वाकई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो टूवर्ड्स O लेवल्स क्यों जा रहे हैं या टूवर्ड्स आगा खान बोर्ड क्यों जा रहे हैं, क्यों वो लोकल बोर्ड्स पे नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मेयार वो नहीं रहा। एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो लोग कहते भी हैं कि यार जो हमने पढ़ा अपने ज़माने में, आज वो हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा चुकी है, आपके बोर्ड्स ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, डेवलप नहीं किया। तो वही है ना कि अगर आप सिंगल करिकुलम की बात करें, जाहिर बात है जब आप सिंगल करिकुलम बना रहे होंगे तो आप जो एक नई जिद्दत है, जो नई चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो नई इनोवेशंस आई हैं, नए सिलेबस आए हैं, जाहिर बात है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे आप अपने सिलेबस के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो बोर्ड है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। सर बीइंग एन इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनलिस्ट, दो चीज़ें यहाँ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, और वो कितना पॉसिबल आप बताइएगा। कि एक तो आपने कहा कि हमारे शहर में जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, तो जो ऐसे एजुकेशनलिस्ट हैं जो कि वेरी कैपेबल हैं, और वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स दे ऑलरेडी आर प्रेजेंट इन सिटी, तो जो उनके पास इतना लैंड वो एक्वायर करते हैं, वो जो ऑलरेडी एमिनिटी प्लेसेस के ऊपर ही बने हुए हैं, तो क्यों ना कोई इस तरह की ड्राइव, कोई ऐसी मुहिम, कोई इस तरह का फ़ैसला किया जाए कि हम जो एजुकेशनलिस्ट हैं हमारे ऑथेंटिक, उनको कहेंगे आप गवर्नमेंट स्कूल्स को एक्वायर करें और वहाँ पे आप कॉलगर मीट करें, मिलकर काम करें गवर्नमेंट के साथ। आप लोगों को इस तरह की फैसिलिटी एजुकेशनलिस्ट को दी जाए कि वो उन लोगों को रिवैम्प कर दें गवर्नमेंट के स्कूल्स को, सबको ना करें। जहाँ जहाँ शहर के अच्छे एरियाज़ में अभी भी आप कराची के अंदर बेशतर उनके बेहतरीन, आप जैसे सिंधी मुस्लिम मेरे घर के पास ही है, तो वहाँ पे मैं विदाउट टेकिंग अ नेम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उसी के साथ दूसरे आपको स्कूल्स भी नज़र आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? नहीं शहजादा, बड़ी अच्छी बात है। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है स्कूल्स के अंदर, तो ये हमारे मतलब माशरे के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक क्यों ये इतना, हालांकि गवर्नमेंट ऑफर करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, लेकिन क्यों लोग इसमें नहीं जाते हैं, उसके कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं। सिक्योरिटी मतलब कि थोड़ा सा लोग डरते हैं उस तरफ जाते हुए, कुछ बैरियर्स हैं उसमें। लाइक फॉर एग्जांपल
या तो उसमें ये श्योरिटी हो कि जो HR डिपार्टमेंट है वो आपके हाथ में होगा, मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि ये जी जो 10 टीचर्स हैं ये तो रहेंगे, मतलब 10 टीचर्स का, उन बोगस टीचर्स का लोड बर्डन जो है वो प्राइवेट स्कूल क्यों उठाएगा? बिल्कुल। मतलब केमिस्ट्री का एक ऑलरेडी टीचर है लेकिन वो बोगस टीचर है, तो मेरे पास केमिस्ट्री के 2 टीचर्स हो गए और मैं दोनों को पे कर रहा हूँ। हाँ, तो मतलब फायदा नहीं है। और फिर डिलीवर कर रहा है, डिलीवरी नहीं कर रहा। हाँ, दूसरी चीज़ ये श्योरिटी होनी चाहिए, जो भी स्कूल अडॉप्ट कर रहा है उसको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि कल को अगर गवर्नमेंट चली जाती है तो ये जो एक एग्रीमेंट है कि जी स्कूल हमने अडॉप्ट किया हुआ ये हमसे ले नहीं लिया जाएगा। मतलब आज मैं गवर्नमेंट स्कूल लेता हूँ और मैं उसमें पैसा लगाता हूँ, जो कि आपको लगाना पड़ेगा, जो हाल है इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स का हमारे, मैं उसके ऊपर 50 लाख करोड़ रुपए लगाता हूँ और पता चलता है 2 साल के बाद जी गवर्नमेंट चेंज हुई और उन्होंने कहा नहीं जी ये तो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाहर जाएं। तो ये जो श्योरिटी है ना ये बहुत ज़रूरी है और इन्हीं की वजह से ये वो बैरियर्स हैं जिसकी वजह से शायद जो प्राइवेट लोग हैं ना वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाते। हालांकि तो बड़ा अच्छा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके स्पेशियस रूम्स होते हैं, बहुत बड़ी जगहें होती हैं, उनके पास ग्राउंड्स होते हैं, तो मतलब वो तो एक बड़े अच्छे तरीके से एक प्राइवेट स्कूल उसको लेके चल सकता है। लेकिन जो ये बैरियर्स है ना इसको हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ज़रा बताएं कि यूजुअली ना टीचर्स के बारे में, आप माशाल्लाह स्कूल भी चला रहे हैं, आप एम्प्लॉयर हैं और आप देख रहे हैं कि इंटरव्यूज़ भी आपने कंडक्ट किए हैं काफ़ी। यूजुअली टीचर्स के बारे में कहा जाता है कि जो बंदा कुछ नहीं कर पाता ना वो टीचिंग में आ जाता है। और आप खुद भी टीचर हैं। हाँ, मसला ये है कि ये एक बड़ा इशू है और ख़ास तौर पे मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि वो ख़वातीन जो घरों में फारिग बैठी होती हैं वो कहती हैं यार टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो घर मोहल्ले में घूमती हैं इधर उधर, छोटे या छोटे नाबियों स्कूल्स वो इधर उधर CV देती हैं और हो भी जाता है कहीं ना कहीं। सर क्या वाकई ये इल्ज़ाम सही है एजुकेशन की इंडस्ट्री पर कि मैं तो हूँ ना इसका पार्ट, और क्या वाकई आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हो, जब आप जो ह्यूमन फोर्स आ रही है आप उसको एनालाइज कर रहे हो, आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, तो वाकई ऐसा होता है कि एक अच्छा बड़ा हिस्सा वो है कि जिनको टीचर नहीं होना चाहिए और वो टीचर हैं? हाँ ऐसा है, अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अगर आपके पास 100 CVs हैं तो उसमें से जो आपके काम के CVs होते हैं वो शायद 5 होते हैं। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है काजी, के बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो वो पोटेंशियल जो है ना वो आप फिर सीखने का पोटेंशियल होता है ना, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा होता है कि नहीं भाई ये टीचर है इसके अंदर पोटेंशियल है, तो हम उसको एज एन असिस्टेंट टीचर पहले उसको चांस देते हैं। वो वहाँ से अपने आप को प्रूव कर देती हैं टीचर के हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं टीचिंग में आ सकती हूँ। तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीचर्स इस तरह से होते हैं कि फारिग बैठे हैं, इंटर कर लिया तो सोचा कुछ नहीं करें तो चलें टीचिंग कर लें। तो ऐसा है, बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ऐसा है। मुझे सर अभी तक शायद आपको याद ना हो लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, आज से कोई 4-5 साल पहले टीचिंग के दौरान ही एक वर्कशॉप थी और उस वर्कशॉप में कोई और टीचर आए थे थोड़ी ट्रेनिंग के लिए। तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट था वहाँ बैठने में, मुझे थोड़ा सा वो था कि मतलब शायद मेरा बचपना था वो, मुझे लग रहा था कि शायद मेरी डिग्निटी जो है ना वो अफेक्टेड होगी इससे बैठने से। तो आपने मुझे बुलाया था और आपने कहा कि काजी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बैठ रहे? मैंने कहा सर मैं ये वो, मैंने बहाना बनाया होगा, कोई याद है सर आपको? याद है। और सर आपने मुझे कहा था, मुझे अच्छी तरह समझाया सर, वो मैंने नसीहत आपकी अपने मतलब समझ ले मैंने दिल में बिठा ली कि सर सीखने की कोई एज नहीं होती, जहाँ से आप सीख सकें आप सीखें। और सर लिटरली मैंने उसके बाद वो कई जगहों पे चीज़ें अप्लाई की हैं और सर वाकई सीखने में, चाहे आपको अपने छोटे से सीखना पड़े या कहीं भी आपको सीखना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही। मैं अपने क़ारीन को भी और अपने नाजरीन को भी मैं यही कहूँगा कि मैं बड़े अरसे से मुंतज़िर था और मैं बड़े अरसे से इस चीज़ में था कि सर आएँ और सर से हमारा डिस्कशन हो। आज ही ज़बरदस्त डिस्कशन रहा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, हम लोगों ने तो बड़ा एंजॉय किया डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, किसी और प्रोफेशनल को लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए और मेरे सर गेस्ट सर फुरकान सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, इनको भी इजाज़त दीजिए और सर शहजादा को भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।